हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। कल मैंने आपको बच्चों ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स के बारे में बताया था, तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने बताया था कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होती है जिसमें संपीड़न क्षेत्र होता है और एक विरलन क्षेत्र होता है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया था। अब इससे आगे के टॉपिक को मैं कवर करती हूँ कि ध्वनि तरंगों और रेडियो तरंगों में क्या अंतर होता है। रेडियो तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं जिनका तरंग दैर्ध्य 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच का होता है। ये मानव निर्मित भी होती है बच्चों और प्राकृतिक भी होती है। मानव की कोई भी इंद्रिय उन्हें पहचान नहीं सकती, लेकिन ये किसी अन्य तकनीकी उपकरण द्वारा पकड़ी या अनुभव की जा सकती है। इनका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम के कारण सूचना का आदान प्रदान करना होता है। ध्वनि तरंगों या रेडियो तरंगों में प्रमुख अंतर निम्न है। अब देखिए, जैसे बच्चों हम मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, टेलीफोन यूज़ करते हैं, तो हमें कैसे कि बिना तार के हमें कोई सूचना प्राप्त होती है, कनेक्शन हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है मोबाइल एक नंबर से दूसरे नंबर पर। तो ये क्या होता है कि रेडियो तरंग के द्वारा, कि रेडियो तरंगे जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स होती है, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इनमें क्या अंतर होता है ध्वनि तरंगों रेडियो तरंगों में, कि ध्वनि तरंगे केवल पार्थिव माध्यमों में चल सकती हैं, निर्वात में होकर नहीं गुजर सकती, जबकि रेडियो तरंगे केवल निर्वात में ही चलती हैं। ध्वनि और रेडियो तरंगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, जबकि रेडियो तरंगे अनुप्रस्थ, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है। जब कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार पर हम फेंकते हैं तो वो टकराकर वापस आ जाती है। प्रकाश की तरह ध्वनि भी परावर्तित होती है और प्रकाश परावर्तन का नियम और ध्वनि परावर्तन का नियम भी एक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रकाश, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है, जिससे हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो सेम रूल ये ध्वनि के परावर्तन का भी होता है कि जब ध्वनि तरंगे किसी चीज़ से टकराकर हमें सुनाई देते हैं, लेकिन ध्वनि तरंगों की लंबाई अधिक होने के कारण असमतल सतहों से भी ध्वनि का परावर्तन ठीक से हो सकता है। साथ ही यह भी सही है कि परावर्तन की सतह जितनी अधिक समतल होगी, ध्वनि का परावर्तन उतना ही अच्छा होगा। किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे पॉलिश किए हो या खुरदुरे। निम्न प्रयोग से देखा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ही ध्वनि का परावर्तन होता है। यानी कि बच्चों यहाँ टेक्सचर की बात करूँगी मैं, कि जो यदि समतल है या खुरदुरा है तो उसी से जब ध्वनि या प्रकाश परावर्तित होकर लौटता है वो उतना ही हमें स्पष्ट सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। देन नेक्स्ट है प्रयोग। लकड़ी की एक सीधी खड़ी तख्ती के सामने दो पतली लंबी नलियाँ इस प्रकार रखते हैं कि तख्ती पर लंब खींचने से उसके साथ दोनों नलियों द्वारा बनाए गए कोण समान हो तथा दोनों नलियाँ एक ही तल में हो। अब एक नली के सामने एक छोटी घड़ी रखते हैं और दूसरी नली के पर कान लगाकर सुने तो घड़ी की ध्वनि साफ सुनाई देती है। घड़ी की ध्वनि ऐसी सुनाई ना दे, इसलिए दोनों नलियों के बीच में एक लकड़ी का पर्दा भी रख देना पड़ता है। यहाँ लंबी नलियाँ लेनी पड़ती हैं। पहली नली को अपने स्थान पर छोड़कर दूसरी नली को इधर उधर हटाकर देखने से पता चलेगा कि घड़ी की ध्वनि पहली अवस्था में सबसे स्पष्ट व तेज सुनाई पड़ती है। इससे यह पता चलता है कि घड़ी की ध्वनि तख्ती पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती हुई आपतित होती है, परावर्तित ध्वनि भी अभिलंब के साथ ठीक वही कोण बनाते और उसी तल पर होती है। तो ये सेम जो बच्चों प्रयोग है वो प्रकाश के परावर्तन का ही नियम है, जो मैंने आपको समझाया था कि ध्वनि और प्रकाश का परावर्तन ठीक उसी तरह से होता है कि जैसे कि ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।